सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। हम जो है वो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत जो समाजशास्त्र विषय है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। तो इस पाठ के अंतर्गत जो है हमने समाज, समुदाय और समूह के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम आगे परिस्थिति, भूमिका और संस्था और समिति के बारे में हम जानेंगे। तो इस पाठ का कुछ भाग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। तो हमने समुदाय के बारे में पढ़ा, हमने समाज के बारे में पढ़ा, कुछ समाजशास्त्र की हमने परिभाषा देखी है, हमने इनके तत्वों के बारे में जाना है कि इनके समाज और समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषाएं हमने देखी। प्राथमिक समूह क्या होता है, द्वितीय समूह क्या होता है, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे परिस्थिति का अर्थ एवं प्रकार। देखो, परिस्थिति क्या होती है। परिस्थिति का मतलब होता है पद, यानी हमें समाज के अंतर्गत अनेक तरह के पद मिले हुए होते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं जो हमें अपने जन्म से ही हमें मिल जाते हैं, जैसे हमारे लिंग का निर्धारण है, या फिर हमें आयु के अनुसार हमें कुछ पद प्राप्त होते हैं, हमारे परिवार से हमें कुछ पद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ पद ऐसे होते हैं जो हम अपने गुणों से अर्जित करते हैं, हमारी मेहनत से अर्जित करते हैं, है ना। जैसे मान लो आप कोई नौकरी कर रहे हो तो उसके अंतर्गत आपको कोई पद प्राप्त हुआ, है ना, या कोई व्यवसाय कर रहे हो वो कोई पद आपको प्राप्त हुआ है, या समाज में आपके कार्य के कारण आपको कोई समाज के अंतर्गत कोई पद प्राप्त हुआ है अच्छे काम के कारण, तो वो पद जो होते हैं अर्जित होते हैं। कुछ पद हमें हमारे गुणों, हमारे जो है प्रदत्त पद होते हैं। प्रदत्त यानी कि जो हमें अपने आप ही मिले हुए होते हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, परंपरा से हमें वो पद मिले हुए होते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। समाजशास्त्र शब्दावली में परिस्थिति शब्द का पद तात्पर्य पद से लिया जाता है, यानी कि परिस्थिति का मतलब क्या है, पद। तो आपको ध्यान रखना है कि परिस्थिति का मतलब होता है पद। प्रत्येक समाज समूह में व्यक्ति का एक समय विशेष में एक निश्चित स्थान होता है, जबकि समाज समूह में स्वीकृत होता है। तो एक समय में उस व्यक्ति का, या एक समूह में, एक समाज और समूह में जो व्यक्ति का है, एक समय के अंदर एक विशेष निश्चित स्थान होता है जो कि समाज और समूह द्वारा स्वीकृत होता है। एक परिस्थिति ग्रहण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज सामान्यतः अपेक्षा करता है वह उसकी भूमिका कहलाती है। अब पूछा जाए कि भूमिका क्या कहलाती है, तो भूमिका वो होती है कि मान लो किसी व्यक्ति को कोई पद मिल गया, उस पद के अनुरूप जो समाज है उससे वो कार्य करने की स्वीकृति चाहता है, यानी वो कार्य करने की अपेक्षा रखता है। कि मान लो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद मिला, तो समाज चाहता है कि वो प्रधानमंत्री अपने कार्यों का निर्वहन करे, जो कार्य, जो जिम्मेदारी उसकी है वो उसको निभाए। इसी प्रकार समाज में जो है, हमारे घर के अंदर भी किसी को कोई पद मिल जाता है, जैसे दादाजी है, हमारे पिताजी है, उनको एक पद मिला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उनकी जो कर्तव्य है उस पद के अनुसार वो उस कर्तव्य को निभाए। इसलिए ही बीर स्टडी लिखते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल। अब समाज के अंदर जो क्या है, समाज के अंदर अनेक लोग होते हैं, इनके लोगों के अनेक तरह के पद होते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से जाल बना हुआ है। अनेक परिस्थितियाँ व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती है। प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति को धारण करने वाला व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस परिस्थिति से संबंधित मानदंडों द्वारा अपेक्षित और मान्य होता है। यानी कि समाज के अंदर जो भी व्यक्ति जिस पद को धारण करता है ना, उस पद के अनुरूप ही वो क्या करता है, अपना कार्य करता है। जो पद उसको मिला है उसी पद के अनुसार वो अपना कार्य करेगा। मान लो एक पुलिस अफसर है, उसको जो पद मिला हुआ है वो उस पद के अनुसार कार्य करेगा, है ना। एक चपरासी है, उसको जो पद मिला हुआ है उस पद के अनुसार वो कार्य करेगा। एक IAS अफसर है, उसको जो पद मिला हुआ है उस पद के अनुसार ही वो कार्य करेगा, क्योंकि समाज उससे उन कार्य करने के लिए अपेक्षा रखती है। परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वहन की स्थिति को हम परिस्थिति या भूमिका का संतुलन कहते हैं। यानी परिस्थिति के अनुसार, यानी उस पद के अनुसार, परिस्थिति यानी पद, तो उस पद के अनुसार जो वो भूमिका का निर्वहन करता है ना, अपनी जो भूमिका निभाता है, उसी को क्या कहते हैं, परिस्थिति या भूमिका का संतुलन कहते हैं। एक हम घर का उदाहरण, तो घर में हमारी बहू होती है, ठीक है। तो बहू क्या करती है घर के अंदर, वो उसको पद मिला कि बहू है, वो शादी होके आई और वो उस घर की बहू कहलाती है। तो उसको पद मिल गया कि वो उस घर की क्या है, बहू है। तो बहू के अनुरूप वो क्या करेगी, अपनी भूमिका का निर्वहन भी करेगी। अगर एक माँ है तो उसको पद मिला, उसका बच्चे का जन्म होने के बाद उसको माँ का पद मिल जाता है, तो उसका परिस्थिति क्या हो गई उस बच्चे के प्रति, तो वो उस बच्चे की तो वो माँ है, तो उसको पद मिल गया माँ का, ठीक है। अब वो जो माँ है उसकी जो भूमिका है ना, माँ की भूमिका जो भी होती है, माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, अपने घर के साथ संभाल करती है ना, अपने बच्चे का लालन पालन करती है, लालन पोषण करती है ना। तो ये क्या हो गया, उसका पद के अनुरूप वो क्या करती है, अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति की अपने परिवार में अलग अलग भूमिका होती है। वो माँ किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की बेटी भी हो सकती है। तो वो बहन है तो बहन के अनुसार वो भूमिका निभाएगी, अगर किसी की बेटी है वो तो बेटी के अनुसार भूमिका निभाएगी, अगर वही जो किसी की माँ है तो माँ के अनुसार भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो अलग अलग तरह की उसकी भूमिका हो जाती है। और फिर वो सास हो गई तो सास के अनुसार वो भूमिका निभाएगी। तो पद के अनुसार क्या करेगा, वो अपना भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो परिस्थिति और भूमिका का जो संतुलन होता है आपस में, उसी को परिस्थिति और भूमिका संतुलन कहता है। यानी कि परिस्थिति के अनुसार भूमिका का निर्वहन करना
परिस्थिति और भूमिका का संतुलन कहलाता है। ये संतुलन ही सामाजिक संगठन का मुख्य आधार है। इसके अभाव में समाज व्यवस्था विघटित होने लगेगी। अगर जिसको जो पद मिला हुआ है, अगर वो उस पद के अनुसार वो कार्य नहीं करता तो सामाजिक जो व्यवस्था है वो विघटित यानी टूटने लग जाती है। सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप ही व्यक्ति समाज में परस्पर अंतर्क्रिया करते हैं और सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। अगला है परिस्थिति का अर्थ और परिभाषा। अब कुछ समाजशास्त्री जिन्होंने परिस्थिति का अर्थ और परिभाषा दी है। आर्गमन तथा निम्काप के अनुसार परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा ये है कि ये समूह में व्यक्ति के पद पर प्रतिनिधित्व करती है। समूह के अंदर उस व्यक्ति का क्या पद है उस पद का जो है प्रतिनिधित्व करती है। एक समूह है, समूह में कोई व्यक्ति है, उसका पद क्या है उस समूह के अंतर्गत, है ना, तो उस समूह के अंदर जो उसका पद है उसी का वो प्रतिनिधित्व करती है। इलियट एवं मेरिल के अनुरूप परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। देखो परिस्थिति कैसे प्राप्त की जाती है, लिंग के अनुसार कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, आयु के अनुसार अगर जो बच्चा होता है तो उसका सम्मान अलग तरीके से किया जाता है, बुजुर्ग है तो उसका सम्मान थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, आयु हो गई, और इसी सारे परिवार में उसकी स्थिति क्या है, वो बेटी है, बहू है, बहन है, भाई है, जो भी है उस हिसाब से उसका पद होता है ना। वर्ग, वो किस वर्ग से संबंधित है, उसका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय के अनुसार भी अपने पद की भूमिका को निभाता है। इसी प्रकार विवाह करने के बाद उसके रिश्ते कुछ चेंज हो जाते हैं। पहले वो बेटी थी अब वो बहू हो गई, है ना, पहले वो बेटा था लेकिन अब वो किसी घर का जवाई हो गया, है ना, इसी तरह से अब वो पिता हो गया, अब वो माँ बन गई। तो ये क्या है, ये विवाह के बाद में भी उसका अलग अलग जो है पद होते हैं। प्रयत्न, अगर उसने कोई प्रयत्न किया, कोई प्रयास किया, प्रयास के फलस्वरूप उसको कोई नौकरी मिली है, मान लो कोई व्यक्ति टीचर बनने का प्रयास करता है और वो शिक्षक बन जाता है तो उसको शिक्षक का पद प्राप्त हो गया। तो शिक्षक है अपने पद के अनुसार कार्य करेगा, और वो एक ही शिक्षक जो है वो क्या करेगा, स्कूल में उसकी भूमिका अलग होगी, ठीक है, वो घर में रहता है तो वो पिता है तो वो पिता के रूप में उसकी भूमिका अलग होगी, वो किसी का बेटा है तो वो उसे जो उसकी भूमिका अलग, फिर उस बेटे के रूप में उसकी भूमिका अलग हो गई। तो एक ही व्यक्ति की अलग अलग स्थिति के अंदर, अलग अलग परिस्थिति के अंदर उसके पद के अनुसार उसकी भूमिका भी अलग अलग हो जाती है। अगला है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। मैकाइवर जो पेज है वो विशेष समाजशास्त्र से उन्होंने भी कुछ परिभाषा दी है ना। परिस्थिति वह सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत गुण एवं सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति के आदर, प्रतिष्ठा एवं प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है। फिर है बिम्बाल यंग के अनुसार प्रत्येक समाज तथा समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिसके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हुए प्रतिष्ठित कहलाती है। यानी हमारी जो शक्ति है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमें जो सम्मान मिला हुआ, हमें जो पद मिला हुआ, उसके अनुसार हम जो कार्य करते हैं वही हमारी परिस्थिति कहलाती है। लिंटन के अनुसार, लिंटन अब जो परिभाषा देते हैं, अब लिंटन ने ये कहा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। यानी एक समय विशेष में किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त हुआ वही सामाजिक परिस्थिति। देखो कुल मिला के सभी समाजशास्त्री एक जैसी, अगर हम उसका अंदर का अर्थ देखें, है ना, तो एक ही चीज़ बताई जा रही है कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को जो पद प्राप्त हो गए वो उसकी परिस्थिति कहलाती है, और उस पद के अनुसार जो कार्य करता है वो उसकी भूमिका कहलाती है। मोटी मोटी बात ये निकल के आ रही है अगर इसका हम सारांश देखें तो। डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो जन रीतियों एवं रूढ़ियों से संबंध है। ब्रिस्टिट ने बताया है सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है। एक परिस्थिति क्या है, समाज और समूह में क्या है, एक पद है। सार रूप में यह कहा जा सकता है परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। ये पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जाता है। तो ये पद जो है व्यक्ति को क्या कहते हैं, समाज द्वारा स्वतः प्रदान किया जाता है। यह व्यक्ति अपने गुणों योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। तो अब देखते हैं सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार, कौन कौन सी सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं। तो सन 1936 में राल्फ लिटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को मुख्य रूप से दो भागों प्रदत्त तथा अर्जित में विभाजित किया है। तो दो भागों में बांटा है, प्रदत्त और अर्जित, ठीक है। तो देखो प्रदत्त क्या होती है, प्रदत्त यानी जो हमें हमारी जो जैसे लिंग है, आयु है ना, हमें जन्म से कुछ, यह हमारी परंपरा, हमें जन्म से कुछ परिस्थितियाँ प्राप्त होती है वो हमारी प्रदत्त होती है, ठीक है। और अर्जित होती है जो हम अपने गुणों से, अपनी मेहनत से कुछ हम पद प्राप्त कर लेते हैं, वो हमारी अर्जित होती है, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, यानी प्रदत्त पद जो हमें अपने आप ही प्राप्त होते हैं वो पद कौन से होते हैं। समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त होती है, अपने आप यानी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये परिस्थितियाँ व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने, वे परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती है। वो किसी परिवार में जन्म हुआ तो उसको प्राप्त हो गया, अब वो किसी का बच्चा कहलाएगा, किसी का भतीजा कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से वो स्थिति उसको
या किसी का पोता कहलाएगा तो वो स्थिति उसको अपने परिवार में जन्म लेने से प्राप्त हुई, कुछ परंपराओं से, अब उसकी शादी ब्याह हो गई तो उसके कुछ रिश्ते चेंज हो गए, है ना, ठीक है। अब वो किसी घर का बहू बन गई या किसी घर का जवाई बन गया, है ना, तो इस तरह से उसको समाज में स्थिति परंपरा के अनुसार उसको प्राप्त होते हैं और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती है जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ जानता ही नहीं है। यानी बच्चा जन्म लेता है तभी उसको कुछ व्यक्तित्व है, उसको कुछ पद प्रदान कर दिया जाता है, जबकि बच्चा तो समझता नहीं कि मैं किसी का बेटा हूँ क्या, मैं किसी का पोता हूँ क्या, वो उसको उस पद से उसको कोई लेना देना ही नहीं होता है। विश्व के सभी समाजों में प्रदत्त परिस्थितियाँ पाई जाती है, तो विश्व के जितने भी समाज है उसमें प्रदत्त परिस्थितियाँ पाई जाती है। प्रदत्त परिस्थितियाँ पर व्यक्ति को अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे स्त्री या पुरुष होना और साथ में ही वो बच्चा जो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, बालक या युवा होना या लंबा या नाटा होना, तो इस तरह की कुछ स्थितियां भी उनको पाई जाती हैं। आधुनिक समाजों की तुलना में आदिम एवं परंपरागत समाजों में प्रदत्त परिस्थितियां अधिक पाई जाती है। आधुनिक समाज की तुलना में जो हमारी परंपरागत सामाजिक व्यवस्था थी उसमें जो प्रदत्त परिस्थितियाँ है वो ज़्यादा पाई जाती थी। अगला है प्रदत्त परिस्थितियों के निर्धारित तत्व। प्रदत्त परिस्थितियों को ऐसे कौन कौन से तत्व है जो निर्धारित करते हैं? पहला है लिंग, तो लिंग के कारण भी प्रदत्त परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। लिंग निश्चित रूप से प्रत्यक्ष अथवा स्थायी शारीरिक लक्षण है। लगभग सभी संस्कृतियों में स्त्री और पुरुष की परिस्थितियों एवं भूमिकाओं का में अंतर पाया जाता है। तो देखो, लिंग जो है एक प्रत्यक्ष रूप से और एक शारीरिक लक्षण होता है कि स्त्री है या पुरुष है या बालक है या बालिका है, और जो है और दोनों की जो भूमिका भी अलग अलग होती है और दोनों की जो है परिस्थितियाँ की भी अलग अलग होती हैं। दोनों को पद भी अलग अलग तरह के प्राप्त होते हैं, उनके अनुसार उनकी भूमिका भी अलग अलग होती है। प्राय स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की जो स्थिति है उसका जो पद है वो ऊंचा माना जाता है। स्त्रियों पुरुषों में श्रम विभाजन विभिन्न संस्कृतियों में समान नहीं है। श्रम का विभाजन या कार्य का विभाजन है वो स्त्रियों पुरुषों में भी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग है। एक समाज में एक प्रकार का कार्य पुरुषों के लिए निर्धारित है तो वही कार्य दूसरे समाज में स्त्रियों के लिए। स्त्री एवं पुरुषों के कार्य विभाजन का आधार संभवतः यह माना जाता है कि चूंकि उसकी आनुवंशिकता से प्राप्त चारित्रिक लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, अतः उसके कारण उसका सामाजिक व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। कि उसने आनुवंशिकता से उससे कुछ लक्षण प्राप्त हुए, उसकी चारित्रिक भिन्नता अलग अलग होती है, तो उसी आधार पर उसके जो है सामाजिक व्यवहार भी भिन्न होते हैं। सदैव ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को निम्न स्थान नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि हर जगह स्त्रियों को जो है निम्न स्थान ही दिया जाए। भारत में गारो, खासी तथा नायर मात्र सत्तात्मक परिवार में पुरुषों की तुलना में स्त्री की परिस्थिति ऊँची होती है। देखो, भारत के अंदर जो गारो, खासी और नायर जो जनजातियाँ है, ये जातियाँ हैं, है ना, ये समाज है, उन समाज में मात्र सत्तात्मक है। मात्र सत्तात्मक होना मतलब ये है कि जैसे कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, यानी हमारे घर में हमारे नाम के पीछे पिता का नाम जुड़ा हुआ तो होता है, और हमारे घर में सबसे ज़्यादा मुखिया को, परिवार का मुखिया को होता है, पुरुष होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गारो, खासी और नायर जो है ना, जो जातियाँ होती है, यानी जो समाज होता है उसके अंतर्गत मात्र सत्तात्मक परिवार, यानी कि वहाँ पर मुखिया कौन होता है? माता होती है। इसलिए वहाँ पर जो है स्त्रियों की परिस्थिति ऊंची है, वही परिवार की मुखिया होती है। वर्तमान में लैंगिक विभेद का स्वरूप अभी भी किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व कायम किए हुए है, लेकिन फिर भी लैंगिक विभेद पाया जाता है समाज में। कहीं कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा लैंगिक विभेद हमें देखने को मिलता है। आयु, देखो आयु क्या होती है? आयु का मतलब होता है उम्र, ठीक है। लिंग भेद की भांति आयु भेद भी निश्चित इस पर शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य है। आयु क्या? एक परिवर्तनशील है। पहले बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, युवा हुआ, फिर बुजुर्ग हुआ, है ना। तो आयु क्या है? एक परिवर्तनशील लक्ष्य है या परिवर्तनशील तथ्य है। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थितियाँ भेद पाया जाता है। तो विश्व का जो कोई भी संस्कृति हो, जैसे जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति का पद है परिवर्तित होता जाता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है तथा एक विशेष परिस्थिति के लिए निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। प्राय बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। इसका कारण आयु के अतिरिक्त ये भी है कि उन्हें जीवन का अनुभव अधिक है। तो देखो, अलग अलग स्थितियों के अंदर और आयु के अनुसार ही उनकी जो है प्रदत्त परिस्थितियों भी परिवर्तित हो जाती है। अगला है नातेदारी। व्यक्ति को नातेदारी के आधार पर भी अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। नातेदारी से संबंधित परिस्थितियाँ प्रदत्त होती है क्योंकि हम हमारे माता पिता एवं भाई बहन का चयन नहीं कर सकते, है ना। नातेदारी जैविकीय एवं सांस्कृतिक दोनों ही तत्वों का मिश्रित रूप है। जैविकीय यानी हमने जन्म लिया है, सांस्कृतिक यानी हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति के अंदर कुछ ऐसी परंपराएं है जिसके आधार पर भी हमें वो पद प्राप्त हुआ है। समाज में माता पिता की सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर ही बच्चे का भी मूल्यांकन किया जाता है। समाज में जो माता पिता है उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है उसके आधार पर ही बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। अगर माता पिता अच्छे हैं तो वो सोचते हैं अच्छे इसका बच्चा भी संस्कारी होगा, तो अगर माता पिता इस तरह के हैं जो संस्कारी नहीं है तो वो सोचते हैं कि बच्चा भी संस्कारी नहीं होगा। और उनकी उच्च एवं निम्न स्थिति के अनुसार बच्चे को भी सामाजिक स्थितियाँ प्राप्त होती है। अगर माता पिता उच्च है, धनाढ्य है, तो बच्चों को भी उसी आधार पर जो है स्थिति प्राप्त होती है।
अगला है जन्म। व्यक्ति का जन्म किस परिवार, जाति अथवा प्रजाति में हुआ है, इस आधार पर भी परिस्थितियों का निर्धारण होता है। धनाढ्य परिवार में जन्म लेने वाले की सामाजिक परिस्थिति निम्न आर्थिक परिस्थिति में संबंधित परिवारों के लोगों की तुलना में ऊंची होती है। तो यही बताया गया कि जाति है, परिवार है ना, इसके साथ साथ जो है धनाढ्य स्थिति है ना, कि उस बच्चे ने है ना अमीर घर में परिवार में जन्म लिया है ना, तो उसकी थोड़ी सामाजिक स्थिति ऊंची होगी, जबकि जो थोड़ी गरीब परिवार की स्थिति है, गरीब स्थिति वाला परिवार है, उसमें अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी जो है परिस्थिति अलग होगी। शारीरिक विशेषता है, कई परिस्थितियाँ व्यक्ति की उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्रदान की जाती है। शारीरिक बल, निर्बलता, छोटा कद, गोरा या सांवला रंग उसके मापक है। अगला जाति और प्रजाति। भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण का मुख्य आधार है। विश्व के कई हिस्सों में काली एवं पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। अगला अर्जित परिस्थिति। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो प्रदत्त होती है, जो हमें हमें अपना आप यानी स्वयं से प्राप्त होती है। अगला अर्जित। अर्जित जो हम प्राप्त करते हैं। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति की वह परिस्थिति है जिसे वे अपने परिश्रम, गुण, क्षमताओं के अनुसार प्राप्त करता है। लापियर के शब्दों में अर्जित परिस्थिति से तात्पर्य उस परिस्थिति से है जो साधारणतः लेकिन अनिवार्यतः नहीं किसी व्यक्तिगत सफलता के लिए इस पर विचार से पुरस्कार स्वरूप स्वीकृत होती है। जो कि सेवाएं मूल्य में की थी वे सब भविष्य में चालू रहेगी। हार्टन एवं हर्टन के अनुसार एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। एक वो सामाजिक पद होता है जिसको वो अपनी इच्छा से और अपनी मेहनत से, प्रतिस्पर्धा से यानी अपनी मेहनत से प्राप्त करता है ना, वो ही अर्जित परिस्थिति है। अर्जित परिस्थितियों के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा मान लो एक शिक्षक का, एक आईएएस का पद है, उसके लिए कई लोग उस आईएएस की कंपटीशन को फाइट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वो समाज की प्रतिस्पर्धा में वो भाग लेता है, उस पद को प्राप्त करने के लिए वो कंपटीशन करता है, ठीक है। और जो योग्य सक्षम व्यक्ति होता है वह उसे प्राप्त करता है। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, संचय आदि का संबंध अर्जित परिस्थितियों से ही है। आधुनिक समाज में जहां जन्म के स्थान पर व्यक्ति के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है अर्जित परिस्थिति अधिक पाई जाती है। देखो आजकल के समाज में क्या है, आधुनिक समाज में क्या है, व्यक्ति के गुणों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसी गुण के आधार पर उसकी परिस्थिति भी अर्जित हो जाती है। अर्जित परिस्थितियों के निर्धारित तत्व। अब देखो अर्जित परिस्थिति के निर्धारित तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला है संपत्ति। संपत्ति के आधार पर वो अपना स्थान अर्जित करता है। अनादिकाल से संपत्ति कुछ परिस्थितियों का प्रतीक है। निर्धन व्यक्ति की परिस्थिति सदैव धनाढ्य व्यक्ति की अपेक्षा कुछ निम्न रहती है। देखो संपत्ति भी हमारी अर्जित परिस्थिति को प्रभावित करती है। व्यवसाय। व्यवसाय की प्रकृति व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारक तत्व है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि पद चपरासी, मजूमदार, जो मजूमदार है, मजदूर होते हैं, है ना, मील मजदूर एवं क्लर्क आदि से उच्च माना जाता है। तो डॉक्टर है, इंजीनियर, प्रोफेसर है, उनकी जो पद स्थिति है ना, वो चपरासी है, मजदूर है, क्लर्क है, उनसे थोड़ा ऊँचा माना जाता है। शिक्षा। अशिक्षित की तुलना में शिक्षा का तथा कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में उच्च शिक्षित व्यक्ति की परिस्थिति ऊंची होती है। राजनीतिक सत्ता। यह सर्वाधिक विदित सत्य है कि सत्ता विहीन या साधारण जन की अपेक्षाकृत सत्तासीन व्यक्ति की परिस्थिति उच्च होती है। उपलब्धियां। व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियां भी उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारक करती हैं। ये उपलब्धियां समाज के किसी भी क्षेत्र में प्राप्त विशेष योग्यता होती है। अगला है प्रदत्त अर्जित परिस्थितियाँ। प्रदत्त परिस्थिति क्या है और अर्जित परिस्थितियाँ क्या है, और उसमें देखो हमने प्रदत्त परिस्थिति पढ़ी, हमने अर्जित परिस्थिति पढ़ी। अब उसमें अंतर हम देखेंगे। पहला है प्रदत्त परिस्थिति, प्रदत्त है यानी कि वो प्राप्त की जाती है स्वयं से, परंतु अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता, गुणों और परिश्रम से प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थितियों का स्रोत समाज की प्रथाएं, परंपराएं, संस्कृति आदि है, जबकि अर्जित परिस्थितियों का आधार व्यक्ति स्वयं का प्रयास है। व्यक्ति जितना प्रयास करेगा, जितनी मेहनत करेगा, वही उसको पद प्राप्त होगा। प्रदत्त परिस्थितियों का निर्धारण जन्म, लिंग, आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी आदि के आधार पर होता है। अर्जित परिस्थिति या परंतु अर्जित परिस्थितियों के निर्धारित तत्व हैं शिक्षा, आय, संपत्ति, व्यक्तिगत योग्यता, कुशलता आदि होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थिति की अपेक्षा कुछ स्थायी होती है। देखो प्रदत्त परिस्थिति क्या होगा, स्थायी हो गई। अर्जित परिस्थिति मान लो अभी कोई चपरासी है, वो ज़्यादा मेहनत करता है तो वो क्लर्क बन गया, और ज़्यादा मेहनत करता है तो वो कोई शिक्षक का पद प्राप्त कर लिया, और उसने ज़्यादा मेहनत की, किसी कंपटीशन को उसने तैयारी की, तो हो सकता है वो आईएएस आरएएस का पद भी प्राप्त कर लें। तो ये अर्जित परिस्थिति तो क्या होती है, वो अपनी मेहनत के अनुसार वो बदलती रहती है। लेकिन जो प्रदत्त परिस्थितियाँ होती है वो बदलती नहीं है। मान लो एक बार जो मतलब कोई पिता बन गया तो वो तो पिता का ही, उसके बच्चे उसको पिता ही बोलेंगे, तो उसको तो वो पद प्राप्त हो गया है। अब वो जब तक जीवित रहेगा उसको पिता कह के संबोधित करेंगे, तो वो पिता का पद उसने प्राप्त कर लिया। प्रदत्त परिस्थितियों का आदिम परंपरागत समाजों से अधिक महत्व पाया जाता है।
परंतु इसके विपरीत अर्जित परिस्थितियों का आधुनिक समाज में अधिक महत्व होता है। देखो, प्रदत्त परिस्थितियों का परंपरागत समाजों में ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन आधुनिक समाज में व्यक्ति गुणों की कदर ज़्यादा करता है। तो उसका जो है इस समाज के अंदर आधुनिक समाज में जो प्रदत्त परिस्थितियाँ होती अर्जित परिस्थितियाँ होती है उसका ज़्यादा महत्व है। फीचर का मत है कि प्रदत्त परिस्थितियाँ और उससे संबंधित भूमिका के में सामंजस्य होना आवश्यक नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थितियों में अधिकांशतः दोनों में सामंजस्य पाया जाता है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील एवं व्यवहारिक पहलू है। परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती है जबकि भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। देखो, परिस्थिति तो हम ग्रहण करते हैं जबकि भूमिका का हम निर्वहन करते हैं। एक परिस्थिति ग्रहण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उसकी भूमिका है या उस पद की भूमिका है। एक परिस्थिति उसने अर्जित कर ली, एक पद उसने अर्जित कर लिया, उसके आधार पर वो जो भी काम करता है वो क्या है, उसकी भूमिका है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री का पद एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति से संबंधित कुछ दायित्व तथा कर्तव्य है, ये ही प्रधानमंत्री की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। अब अगला है भूमिका का अर्थ और परिभाषा। अब हम भूमिका का अर्थ और परिभाषा देखेंगे कि भूमिका का अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है। लिटनर के अनुसार भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवर्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। डेविस कहते हैं भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य का व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। इलियट व मेरिट के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे वह प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। आर्गबन एवं निमकाफ के अनुसार भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्य एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। स्पष्ट है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थितियों का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू है। समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्ष नहीं होती। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही होता है। उदाहरणार्थ, एक अध्यापक अपनी भूमिका छात्रों के संदर्भ में, एक डॉक्टर अपनी भूमिका रोगियों के संदर्भ में निभाता है। एक परिस्थिति विशेष को धारण करने पर व्यक्ति किस प्रकार की भूमिका निभाएगा ये उस समाज की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के द्वारा तय होती है। अगला है भूमिका से संबंधित कुछ अवधारणाएं। देखो, भूमिका क्या होती है। भूमिका का हमें पालन करना होता है, भूमिका हम ग्रहण करते हैं, भूमिका वंचन होती है। देखो, भूमिका का पहला पॉइंट क्या है, उसकी आवश्यक कुछ अवधारणा है। पहले भूमिका पालन। जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्माण करता है तो उसे भूमिका पालन कहते हैं। भूमिका ग्रहण, इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखता है। भूमिका वंचन, जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति ग्रहण करता है तो उसे अपने पहले की परिस्थितियों से संबंधित भूमिका त्यागनी होती है, इसे ही भूमिका वंचन कहते हैं। भूमिका प्रत्याशा, किसी पद या परिस्थिति ग्रहण करने के फलस्वरूप समाज व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करता है उसे भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। भूमिका संघर्ष, भूमिका निभाने में असमंजस की स्थिति को भूमिका तनाव या भूमिका संघर्ष कहते हैं। जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं का एक साथ निभाना इतना कठिन हो जाए कि समझ में न आए कि किस भूमिका को महत्व देना है और उसे भूमिका संघर्ष की स्थिति कहा जाता है। अगला है रॉबर्ट मार्टन ने भूमिका और परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाएं भूमिका, प्रतिमान, परिस्थिति समुच्चय एवं परिस्थिति श्रृंखला दी है। तो देखो, रॉबर्ट मार्टन ने भूमिका और परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाएं कौन सी दी है तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी भूमिका की अवधारणाएं हो गई। अब ये भूमिका प्रतिमान क्या होता है। देखो, समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय या पृथक नहीं होती वरना एक दूसरे के संदर्भ में होती है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की जो भूमिका निभाता है उसकी संपूर्णता को भूमिका प्रतिमान कहते हैं। एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी परिस्थिति के संबंधित, अपनी ही परिस्थिति से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग जो अपनी भूमिका निभाता है, अलग अलग व्यक्तियों के प्रति जो धारणाएं रखता है वो उसकी भूमिका प्रतिमान है। परिस्थिति समुच्चय, जब एक व्यक्ति के साथ एक से अधिक परिस्थितियाँ जुड़ी होती है तो उसे परिस्थिति समुच्चय कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक परिस्थिति में किसी का पुत्र, दूसरी परिस्थिति में किसी का पति और तीसरी परिस्थिति में किसी का शिक्षक भी हो सकता है। तो ये हो गया परिस्थिति समुच्चय, यानी एक व्यक्ति है लेकिन उसके अलग अलग उसको कई पद उसको मिले हुए हैं। फिर एक परिस्थिति श्रृंखला, जब एक व्यक्ति एक ही समय में अनेक परिस्थितियाँ धारण नहीं करके अलग अलग समय में अनेक परिस्थितियाँ धारण करता है तब परिस्थितियों के अलग अलग क्रम में से एक श्रृंखला बनती है, उसे ही हम परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं।
अगला है परिस्थिति व भूमिका का संबंध। परिस्थिति और भूमिका का क्या संबंध होता है? समाज में परिस्थिति एवं भूमिका एक दूसरे से संबंधित है, उन्हें एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। समाज में प्रत्येक इकाई की एक निश्चित परिस्थिति होती है और वे एक निश्चित भूमिका का निर्वहन करती है। यदि इकाई अपनी परिस्थिति के अनुरूप कार्य नहीं करती तो समाज का संगठन टूट जाता है। देखो, यदि जो इकाई है वो परिस्थिति के अनुरूप कार्य नहीं करती है तो समाज की जो परिस्थिति के अनुरूप जो कार्य है उसका जो संगठन है समाज का वो टूट जाता है। लिंटन ने इसीलिए भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष करा। गत्यात्मक यानी जो चलता फिरता है, गति करता है। तो जब परिस्थिति जो पद मिलेगा तो उस पद के अनुसार वो भूमिका का निर्वहन भी करेगा। जॉनसन ने भूमिका एवं परिस्थिति के संबंध में कहा है कि भूमिका कर्तव्यों का बोध कराती है और परिस्थिति अधिकारों का। एक के बिना दूसरी अवधारणा अपूर्ण है, अर्थात एक के बिना दूसरों का अस्तित्व असंभव है। यानी एक के बिना क्या है, दूसरे का अस्तित्व क्या है, असंभव। नए विचार, नवीन मूल्य एवं मान्यताओं के साथ परिस्थिति और भूमिका के संबंध में बदलते रहते हैं। ये निश्चित है कि परिस्थिति एवं भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू है। परिस्थिति और भूमिका क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्योंकि परिस्थिति होगी तो भूमिका का निर्वहन करेगा, है ना, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार ही भूमिका का निर्वहन होता है। और भूमिका क्या है, गत्यात्मक है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, यानी जो उसको परिस्थिति मिली, जो उसको पद मिला, उसी पद के अनुसार वो कार्य करता है और समाज उसकी अपेक्षा भी करता है। अगला देखते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। आगे देखो, आगे है संस्था। संस्था क्या है? मनुष्य की अनेक प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य ने अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के आधार पर की है। संपूर्ण प्राणी जगत में मनुष्य ही है जो संस्कृति का निर्माता है। मनुष्य ने अपनी समस्त आवश्यकताओं को यूँ तो शारीरिक और मानसिक शक्तियों से प्राप्त करने में सफलता पाई है, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति में उसने अनेक विधियों, नियमों और कार्य प्रणालियों को भी विकसित किया है, जिन्हें संस्था ही कहते हैं। सामान्य अर्थ में लोग संस्था वे समिति में भेद नहीं करते, परंतु समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्था और समिति दोनों पृथक है। सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने संस्था शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। इसके पश्चात समनर ने 1906 में अपनी पुस्तक कॉकवेज में संस्था के विकास तथा महत्व का विस्तृत वर्णन किया है। संस्था की परिभाषा। आगबन तथा निम्काप ने शब्दों में कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठन एवं स्थापित प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएं हैं। आगबन एवं निम्काप की परिभाषा स्वतः स्पष्ट होती है। आगमन और निम्काप है उसकी परिभाषा स्वतः स्पष्ट कर देती है कि संस्थाओं के द्वारा मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देखो, कई संस्थाएं होती है जो अलग अलग तरह का कार्य करती हैं। हमारे समाज के विकास के लिए कई संस्थाओं का निर्माण किया। अगर देखें, जैसे कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, एक जो है ना, एक एयरफोर्स का डिपार्टमेंट है जो, और इसी तरह एक फौजियों का डिपार्टमेंट है, रक्षात्मक डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, है ना, जो कि अपना अपना काम करती है। किस वजह से, क्यों काम करती है? ताकि समाज का विकास हो सके। संस्थागत की परिभाषा है। आगबन तथा निम्काप ने शब्दों में कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठन एवं स्थापित प्रणालियाँ सामाजिक संस्थाएं हैं। आगबन एवं निम्काप की परिभाषा स्वतः स्पष्ट कर देती है कि संस्थाओं के द्वारा मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार एक संस्था को किसी एक या अधिक कार्यों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, लोकाचारों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद ये कहा जा सकता है कि संस्था सुव्यवस्थित कार्यविधियाँ एवं एक संग्रह होता है। देखो, सुव्यवस्थित कार्य विधियों का एक क्या होता है? संग्रह होता है, जो सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो कि समाज द्वारा मान्य है। अब है संस्थाओं की विशेषता क्या है? विचार या धारणा। विचार या धारणा प्रत्येक संस्था का एक प्रमुख आवश्यक तत्व है। संस्था का निर्माण किसी उद्देश्य विशेष के लिए होता है। ढांचा। प्रत्येक संस्था का एक ढांचा होता है। देखो, संस्था का निर्माण एक उद्देश्य के कारण होता है। कोई भी उद्देश्य पूरा करने के लिए एक संस्था का ढांचा होता है। किसी आवश्यकता की पूर्ति संबंधी विचार को जब क्रियात्मक रूप दिया जाता है तब ढांचा विकसित होता है। विभिन्न प्रकार की विधियाँ, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, सामाजिक नियम, प्रथाएं तथा कानून सम्मिलित रूप से किसी ढांचे का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह संस्था ने अनेक जनरीतियाँ हैं। तो हिंदू विवाह संस्था में अनेक जनरीतियाँ हैं जो ये निश्चित करती है कि कोई व्यक्ति विवाह के समय किन प्रतिबंधों का पालन करेगा। सामाजिक स्वीकृति एवं अधिकार। प्रत्येक संस्था को समाज की अभिमति प्राप्त होती है, जिसके आधार पर संस्था को एक अधिकार या सत्ता प्राप्त होती है। समाज की इस स्वीकृति के आधार पर संस्था व्यक्तियों से नियमों का पालन कराती है। सांस्कृतिक उपकरण। संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सांस्कृतिक उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं।
अगला है प्रतीक। प्रत्येक संस्था के अपने प्रतीक होते हैं। ये भौतिक या अभौतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे भारत का प्रतीक अशोक चक्र, हिंदू विवाह में मंगल कलश आदि। तो देखो, हर संस्था के भी प्रतीक होते हैं। तो प्रतीक के बारे में यहाँ बता रखा है, उदाहरण भी दे रखा है प्रतीक के बारे में, है ना, कि कौन से प्रतीक होते हैं। जैसे कि भारत का प्रतीक क्या है? भारत का जो प्रतीक है वो अशोक चक्र है। हिंदू विवाह में मंगल कलश होता है। स्थायित्व, संस्था का निर्माण एक लंबी अवधि के लिए होता है। संस्था का निर्माण जो एक लंबी अवधि के लिए होता है। जब किसी कार्य अवधि से व्यक्तियों की आवश्यकता निरंतर रूप से पूर्ण होती रहती है तो उसे उस संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला समिति। तो समिति क्या होती है? समिति कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी सहयोग के लिए बनाई जाती है। समिति व्यक्तियों के पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। ये उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए बनती है। जब एक समुदाय के कुछ सदस्य उद्देश्य पूर्ति के लिए किसी संगठन का निर्माण पारस्परिक सहयोग के आधार पर करते हैं तो उसे समिति कहते हैं। यानी कि कुछ लोग मिलकर, है ना, आपस में सहयोग करने के लिए या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो समिति का निर्माण करते हैं। समिति की अर्थ और परिभाषा। समिति का निर्माण किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति करना होता है। हार्गमन ए निम्काप के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यानी उस समिति में कुछ सदस्य होते हैं तो ना, वो सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति बनाई जाती है। अतः समिति मनुष्य द्वारा निर्मित एक ऐसा संगठन है जिसके एक या अनेक उद्देश्य होते हैं तथा जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी होती है। समिति की विशेषता। निश्चित उद्देश्य होता है। प्रत्येक समिति के अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं जिसकी पूर्ति हेतु दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सहयोग करते हैं। नियमों पर आधारित समिति की अपनी एक कार्यप्रणाली, नियमों की व्यवस्था होती है जिसके आधार पर समिति के विभिन्न सदस्य कार्य करते हैं। विचारपूर्वक स्थापना। समिति का निर्माण विचारपूर्वक किया जाता है जिसके द्वारा कुछ या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। एक निश्चित संगठन। प्रत्येक समिति के उद्देश्य निश्चित होते हैं तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक निश्चित संगठन का निर्माण किया जाता है। व्यक्तियों का समूह। समिति का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अस्थायी प्रकृति। समिति की स्थापना चूंकि विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होती है, इसलिए उद्देश्यों की पूर्ति इसलिए उद्देश्यों की पूर्ति होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। देखो, एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है समिति की स्थापना, तो जब उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वो समिति भी खत्म हो जाती है, यानी उस समिति का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, तो ये अस्थायी होती है। ऐच्छिक सदस्यता। समिति की सदस्यता के लिए व्यक्ति स्वतंत्र होता है। ये पूर्णतः ऐच्छिक होती है, यानी आप उस समिति की सदस्यता लेना चाहते हो कि नहीं, उस समिति से जुड़ना चाहते हो कि नहीं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। औपचारिक संबंध। समिति की सदस्यता व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ग्रहण करता है। देखो, उसकी सदस्यता क्यों ग्रहण करता है? अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। इस कारण से समिति में उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। अतः समिति के सदस्यों के मध्य औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। सिर्फ उद्देश्य के कारण ही कुछ वो संबंध पाए जाएंगे। अगला है मानदंड एवं मूल्य। मानदंड और मूल्य क्या होते हैं वो हम जानेंगे। समाजशास्त्री शब्दों में मूल्य का अर्थ है क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या वांछनीय है। कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है मूल्य का क्या अर्थ है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय है। ऐसे ही प्रश्नों पर समाज द्वारा बनाए गए विचार। मूल्य वह मान है जिससे व्यवहार को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। मूल्य सभी जगह एक समान नहीं होते। सामाजिक मूल्य जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं और वे सामाजिक संबंधों को रूप देते हैं। हर समाज में कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, लोक रीतियाँ, शिष्टाचार आदि होते हैं जिसका पालन सभी लोग करते हैं और उन्हें ही मानदंड कहा जाता है। अगला सामाजिक मानदंड क्या होते हैं? मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में सिर्फ अपनी इच्छा अनुरूप व्यवहार नहीं करते, वे समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के नियम, परंपराएं, लोक रीतियाँ आदि का पालन करते हैं। इन्हीं नियमों के कारण समाज में लोगों का परस्पर व्यवहार और आपसी संबंध व्यवस्थित रूप में होता है। मानदंड समाज के मार्गदर्शन सिद्धांत है जो उसके सदस्यों के परस्पर व्यवहार को दिशा देते हैं। क्या समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों का हमेशा पालन होता है? डेविस ने इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि प्रत्येक समाज में दो प्रकार की वास्तविकताएं पाई जाती हैं। पहली आदर्शात्मक व्यवस्था तथा दूसरी यथार्थ व्यवहार। आदर्शात्मक व्यवस्था कहलाती है कि किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। देखो, आदर्शात्मक व्यवस्था क्या कहलाती है कि किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात आदर्शात्मक व्यवस्था क्या होनी चाहिए की व्याख्या है। इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए कि क्या करता है, ये व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त समाज में एक दूसरे प्रकार की भी वास्तविकता पाई जाती है जो यथार्थ व्यवहार का बोध कराती है। वहाँ यथार्थ व्यवहार ये बताता है कि वास्तव में किस प्रकार का व्यवहार होता है। यथार्थ व्यवहार सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भी हो सकता है और उसके प्रतिकूल भी। अगला है सामाजिक मानदंड। वुड्स ने सामाजिक मानदंड को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक मानदंड वे नियम हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष
स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना संभव बनाते हैं। वुड्स की परिभाषा में भी सामाजिक प्रतिमानों को नियंत्रण के रूप में स्वीकार किया गया है। नियंत्रण के द्वारा ही समाज को व्यवस्थित करने में सामाजिक मानदंड सहयोग देते हैं। किम्बाल यंग के अनुसार सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक समूह या समाज अपने सदस्यों से कुछ आशाएं अपेक्षाएं रखता है कि उन्हें किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। ये अपेक्षाएं समाज द्वारा मान्य होता है। सार रूप में कहा जा सकता है कि सामाजिक मानदंड समाज में व्यवहार करने के निश्चित एवं परिमाणिक विधियां हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान है। सामाजिक मानदंड जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। उनके अभाव में मानव जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। सामाजिक मानदंडों की कुछ विशेषता। सामाजिक मानदंड वे सामाजिक नियम है जिसका पालन करने की अपेक्षा समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। सामाजिक मानदंड सामाजिक नियंत्रण के वे साधन हैं जो मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करता है। ये सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह सामाजिक मानदंड बहुत आवश्यक है जो हमारे समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी होता है। सामाजिक मानदंड सभी समाज में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। सामाजिक मानदंड को स्वीकार बाह्य दबाव के कारण ही नहीं किया जाता, वरना इसलिए भी स्वीकार किया जाता है कि वह लंबी अवधि से प्रयुक्त होने के कारण मानव व्यवहार के अंग बन चुके हैं। तो हमारे सामाजिक मानदंड हमारे व्यवहार के अंग भी बन चुके हैं। सामाजिक मानदंडों में विकल्प भी होते हैं। वे ये संकेत करते हैं कि किसी एक मानदंड की तुलना में दूसरा कौन सा मानदंड चुनना चाहिए, लेकिन पूर्णतः किसी एक मानदंड को चुनने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। सामाजिक मानदंड सापेक्ष होते हैं, अतः सामाजिक मानदंड सभी व्यक्तियों पर अथवा सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होते। सामाजिक मानदंड मानव का पथ प्रदर्शन करते हैं तथा उसके अपने व अन्य व्यक्तियों के बारे में निर्णयों को निर्धारित करते हैं। सामाजिक मानदंड लिखित एवं अलिखित दोनों ही प्रकार के होते हैं। प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ एवं फैशन अलिखित सामाजिक मानदंड है तो कानून लिखित मानदंड है। सामाजिक मानदंडों में अनेक छोटे एवं बड़े नियमों और उपनियम सम्मिलित होते हैं। अगला है सामाजिक मूल्यों का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करते हुए राधा कमल मुखर्जी लिखते हैं कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य है जिनका अंतरीकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती है। फीचर ने सामाजिक मूल्यों के बारे में बताया है कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा समूह या समाज व्यक्तियों, मानदंडों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक संस्कृतियों वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं। इस प्रकार मूल्य वे कसौटियाँ है जो कि संपूर्ण संस्कृतियों समाज को अर्थ एवं महत्व प्रदान करती है। जॉनसन ने भी अब मूल्य की परिभाषा दी है कि मूल्य को एक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत और जिसके द्वारा वस्तुओं की एक साथ तुलना की जाती है और वे एक दूसरे के संदर्भ में स्वीकार या अस्वीकार की जाती है, वांछित या अवांछित, अच्छी या बुरी, अधिक या कम उचित पाई जाती है। जॉनसन का मत है कि मूल्यों के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं, भावनाओं, विचार, क्रियाओं, गुण, पदार्थ, व्यक्ति, समूह, लक्ष्य, साधन आदि का मूल्यांकन किया जा सकता है। देखो मूल्य क्या होते हैं? मूल्य होता है जांचना। हमारे समाज के अंदर जो भी हमारे मूल्य है, लक्ष्य है, गुण है, विचार है, भावना है, वस्तु है, उनका हम मूल्यांकन करते हैं। अच्छा बुरा सोचते क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे समाज के लिए सही है। स्पष्ट है कि सामाजिक मूल्य वे मानक या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन एवं भावनाओं आदि के उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। तो यही सामाजिक मूल्य है कि उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति है, किसी वस्तु उसको अच्छा बुरा ठहराते हैं। सामाजिक मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूह या समाज के सदस्यों की पारस्परिक अंतःक्रिया के दौरान होता है, अतः वे सारे समूह या समाज की वस्तु है। सामाजिक मूल्यों की विशेषता क्या है? देखो कि सामाजिक मूल्य होते क्या हैं। अमूर्त सामाजिक मूल्य कैसे होते हैं? अमूर्त यानी जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर किसी व्यक्ति में क्या गुण है वो हमें दिखाई नहीं देगा जब तक कि हम उसके साथ रहेंगे नहीं। मूल्यों का कोई आकार नहीं होता, ये सामान्यतः अलिखित होते हैं। सार्वभौमिकता, प्रत्येक समाज में सामाजिक मूल्य व्याप्त होते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं। गतिशीलता एवं परिवर्तनशीलता, सामाजिक दशाओं एवं व्यवस्था के परिवर्तन का सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे ये परिवर्तित होते रहते हैं। प्रतीकात्मकता, जो मूल्य समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं वे प्रतीकों के रूप में प्रकट होते हैं। अगला है सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं। मूल्यों का संबंध व्यक्ति से होता है, ये सामूहिक अंतःक्रिया की उपज या परिणाम होते हैं। मूल्य समाज में एकता, समरूपता का विकास करते हैं। मूल्य समाज में एकता के भाव को जागृत करते हैं। एक से मूल्य मानने वाले लोग समाज में परिस्थितियों में एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। मूल्यों में सामाजिक कल्याण की भावना निहित होती है। समाज के लोग मूल्यों में अटूट विश्वास करते हैं। ये सामाजिक संरचना को बनाए रखने में योगदान करते हैं।
सामाजिक मूल्यों का महत्व है। देखो, प्रत्येक समाज में सामाजिक मूल्यों का बहुत महत्व होता है। मूल्य समाज को स्थायित्व प्रदान करते हैं। मूल्य समाज के लिए आदर्श होते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के महत्व को विवेचित करते हुए कहा है कि बिना मूल्यों, सद्गुणों एवं आदर्शों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण के समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। सामाजिक मूल्य से व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा प्राप्त होती है। व्यक्ति की उन्नति एवं विकास के लिए भी मूल्य महत्वपूर्ण है। अगला है, मनुष्य की आधारभूत इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि में मूल्यों का बहुत महत्व है। मुखर्जी कहते हैं, मूल्य सामाजिक संबंधों को संगठित तथा व्यवस्थित करते हैं। मूल्य सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण घटक है और वे सामाजिक संबंधों को रूप देते हैं। सामाजिक संरचना की निरंतरता का एक कारण मूल्य है, जो दृढ़ता से सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। व्यक्ति की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि उसके लक्ष्य और वे साधन जिनसे वे लक्ष्य प्राप्ति का यत्न करता है, दोनों ही उनके मूल्य से निर्धारित होते हैं। देखो, वे लक्ष्य और वे साधन जिनसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति का यत्न करता है, दोनों ही उसके मूल्य से निर्धारित होते हैं। अगर एक समाज के लोग समान मूल्य रखते हैं तो वे एक सूत्र का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आगे दे रखे हैं इसमें कि जोड़े मिलाने हैं कि कौन से किसके मूल्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।